जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच हालात गर्म हो रहे हैं, वहीं देश के अंदर एक और मुद्दा सुर्खियों में है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने सीधा सपाट कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब ये बात यूं तो नहीं कही गई होगी। असल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने खुद जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने का ऑफर दिया था, लेकिन वर्मा साहब ने इस ऑफर को सिरे से नकार दिया। जवाब में सीजेआई ने इन हाउस जांच की रिपोर्ट और वर्मा का जवाब दोनों सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिए हैं। अब कयास लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि भारत के इतिहास में एक और हाई कोर्ट जज पर संसद में केस चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका पवार और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये बात 14 मार्च की रात लगभग 11:30 बजे की है, जब दिल्ली के लुटियन जोन में जहां बड़े अफसर और जज रहते हैं, वहीं जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग जाती है। फायर डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, आग बुझाई जाती है, लेकिन जब टीम अंदर पहुंचती है तो घर में जलते हुए नोटों की गड्डियां मिलती हैं। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे, दोनों मध्य प्रदेश में गए हुए थे। घर में सिर्फ उनकी बेटी और मां मौजूद थी। कुछ घंटों बाद आग की उस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें राख और जली हुई करेंसी साफ नजर आ रही थी। 15 मार्च को उसी वीडियो को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सीधा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा और फिर बात इतनी बड़ी हो गई कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। 16 मार्च को चीफ जस्टिस उपाध्याय के रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी ने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट चीफ जस्टिस उपाध्याय को सौंपी। इसमें बताया गया कि कमरे का इस्तेमाल घर के बेकार सामान रखने के लिए स्टोर रूम के रूप में किया जा रहा था और सभी लोगों के लिए ये रूम बहुत सुलभ था, क्योंकि इसे बंद नहीं रखा जा सकता था। 17 मार्च को मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने सुबह करीब 8:30 बजे न्यायमूर्ति वर्मा से मुलाकात की, जहां जस्टिस वर्मा ने बताया कि जिस कमरे में आग लगी थी उसमें केवल फर्नीचर और गद्दे जैसे कुछ घरेलू सामान रखे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि कमरा नौकरों, मालियों और कभी-कभी कई अन्य कर्मियों के लिए भी बहुत सुलभ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 सीनियर जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। कमेटी में थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज अनु शिवरामन। कमेटी ने 25 मार्च से लेकर 4 मई तक इस मामले की गहराई से जांच की। 50 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर और फायर चीफ जैसे अधिकारी भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया। हालांकि जस्टिस वर्मा ने जांच कमेटी को दिए अपने जवाबों में सारे आरोपों से इनकार किया था। इसी बीच 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 मार्च और 24 मार्च को 2 बैठकें आयोजित करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस उनके होम हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद भेज दिया, लेकिन उनकी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल के लिए रोक दी गई थी। जब ये खबर फैली तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके वापस आने का विरोध किया और हड़ताल तक कर दी। मामले की गंभीरता बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई, जिसमें FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इन हाउस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक अदालत की दखलंदाजी ठीक नहीं होगी। 25 मार्च को कथित तौर पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति नागू, संधवालिया और शिवराम वाली 3 सदस्यीय इन हाउस कमेटी के सदस्यों ने न्यायमूर्ति वर्मा के घर का जब दौरा किया तो उसके बाद जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने की बात कही गई थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वर्मा साहब इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा। इस स्टेज पर मामला पूरी तरह से कार्यपालिका और संसद के पाले में है, यानी कि अब सरकार और संसद ये तय करेगी कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलेगा या नहीं। महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, जो कि भारत की न्यायपालिका की सबसे स्ट्रिक्ट और रेयर एक्शन मानी जाती है। अगर संसद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और आरोप साबित हो जाते हैं तो वर्मा साहब को जज के पद से हटा दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर ये महाभियोग के प्रोसेस का वर्णन है। संविधान के इस अनुच्छेद में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई जज ब्राइब या करप्शन में लिप्त है तो उस पर महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। जजों पर महाभियोग संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा के 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। प्रस्ताव आने के बाद जांच कमेटी तैयार की जाती है और फिर ये कमेटी जांच के बाद की रिपोर्ट सदन में पेश करती है, जहां जज को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता है। अब इससे एक और बड़ी बहस खड़ी हो गई है।
कि क्या ये मामला इंडियन जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की एक नई मिसाल बनेगा या फिर ये भी बाकी विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी हाई कोर्ट जज पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों। जजों पर महाभियोग चलाए जाने का एक अपना अलग इतिहास रहा है। 1991 में पहली बार एक जज पर महाभियोग चलाया गया था जिसका नतीजा सिफर ही रहा था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वी रामास्वामी पर महाभियोग चलाया गया था। इसके बाद साल 2011 में सिक्किम हाई कोर्ट के जज पीडी दिनाकरन, 2011 में ही कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन, 2015 में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला, 2015 में ही मध्य प्रदेश के जस्टिस एस.के. गंगेले, 2016 और 17 में आंध्र और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज सी.वी. नागार्जुन रेड्डी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग चलाया गया था। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हर केस के सामने नतीजे क्यों नहीं बताए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी केसेस में एक ही नतीजा रहा और वो था सिफर, यानी कि किसी भी जज को कोई सजा नहीं हुई। जो भी हो, इतना तो साफ है कि ये घटना भारत की न्यायपालिका के लिए कड़ी परीक्षा है। जनता की नज़रें इस पर टिकी हैं और सवाल सिर्फ जस्टिस वर्मा पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर है। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत अपने अंदर उठे सवालों का जवाब खुद दे पाएगी? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।